नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 20 प्रश्न लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण भाग 8 में। और साथियों 130 प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं। और जो विद्यार्थी ईटीटी पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं पंजाब में और जहाँ हिंदी मास्टर कैडर की भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो साथियों पहले ही बता चुका हूँ 130 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो आज का हमारा पहला और वीडियो के हिसाब से 131वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अभिय तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? अभय। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो है अमृत। ठीक है, अमृत शब्द जो तद्भव शब्द है अभय का, और तत्सम शब्द अभय। ठीक है साथियों, जो तद्भव रूप है हो गया अमृत। और आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर 132 पे। मरघट तद्भव शब्द तत्सम शब्द क्या होगा? मतलब मरघट तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन जो होगा सही साथियों वो होगा मृत घट। सीधा उत्तर लिखाएंगे मृत घट जो है ये तत्सम शब्द होगा मरघट तद्भव शब्द का। और एक और बात, जो मूसल लिखा हुआ है जहाँ पर देखिए, ये षटकोण आ गया है बीच में, माँ को छोटी की मात्रा षटकोण और ल। साथियों जो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा मूसल। ठीक है, आगे और भी बात बता देते हैं। मेह ये साथियों तद्भव रूप है। ठीक है, मेह तद्भव रूप है किसका? मेघ का। और जो मेघ है साथियों वो तद्भव रूप है। ठीक है, माफ करिएगा, जो मेघ है साथियों वो तत्सम है और मेह शब्द जो है ये तद्भव है। ठीक है, तद्भव रूप। और जो तत्सम रूप होगा मेह का वो कौन सा होगा साथियों? वो होगा मेघ। ठीक है, मेघ का अर्थ तो आपको पता ही होगा, बादल। 133वें प्रश्न पर, कौन सा शब्द अंग्रेजी से हिंदी में नहीं आया? साथियों निम्नलिखित 4 ऑप्शन हैं। तो कौन सा शब्द अंग्रेजी से हिंदी में नहीं आया है? तो बिल्कुल आसान है। ऑप्शन जहाँ पर पढ़ने बनते हैं हमारे लिए, मोटर, बिस्कुट, राशन या नशा। साथियों नशा शब्द हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं आया है, बल्कि नशा शब्द हिंदी में अरबी भाषा से आया है। ठीक है साथियों, ये याद रखना है आपने। और मोटर शब्द, बिस्कुट और राशन ये सभी शब्द जो है अंग्रेजी से हिंदी में आए। ठीक है साथियों, आगे हम 134वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 134वां प्रश्न, अंग्रेज शब्द किस भाषा से हिंदी में आया? साथियों यूजीसी नेट ईटीटी पोस्टों की जब आप तैयारी कर रहे हैं 15 नंबर के व्याकरण है ना, उसमें जब हिंदी मास्टर कैडर के साथियों ये प्रश्न आते हैं ऐसे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब ये जो उत्पत्ति के आधार पर है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हम पढ़ते हैं ना, वही हैं ये आते हैं प्रश्न ऐसे साथियों। और पिछले कुछ वर्षों से ऐसी हिंदी की जो परीक्षाएं रखी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम साथियों, उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंग्रेज शब्द किस भाषा से हिंदी में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सीधा उत्तर बोलूँगा मैं फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा जो फ्रांस की है साथियों, फ्रेंच उनकी भाषा है फ्रांस की। और साथ ही फ्रेंच भाषा से शब्द अंग्रेजी या अंग्रेज शब्द फ्रेंच भाषा से है जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगा। ठीक है साथियों, आगे 135वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको तो पता ही होगा। तो तत्सम जो नहीं है वो है क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय शब्द जे तत्सम नहीं है। और तत्सम क्या होगा क्षत्रिय का? क्षत्र। ठीक है ना। तो घोटक तो पता है घोड़े के लिए, उष्ट्र पता है हमें ऊँट के लिए, और मक्षिका जो भी पता है आपको मक्खी के लिए जो होता था तत्सम, जो अभी तद्भव रूप इसके आगे हैं। तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है साथियों? कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। बहुत बार मैं पिछली सारी वीडियो में बता चुका हूं, आप जल्दी से कमेंट करिए। आपका पहला जो कमेंट होगा, सबसे पहले जो कमेंट करेगा साथियों, उसको हम पिन कर देंगे सबसे ऊपर, उसी का कमेंट लहराएगा हमारी वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं 136वें प्रश्न पर। आज के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? जूता, रोटी, थैला, कैंची। तो साथियों कैंची शब्द ये देशज शब्द नहीं है। ठीक है, कैंची शब्द ये देशज नहीं है। और पहले 3 शब्द जो हैं जूता, रोटी, थैला, ये देशज हैं, मतलब भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई इन शब्दों की। आगे, यह कलम उठा दो, इसमें
कौन सा विशेषण है? विशेषण साथियों उसके 4 भेद माने जाते हैं हिंदी में। पहला कौन सा है? गुणवाचक। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक। तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक। और चौथा है सर्वनामिक विशेषण, जहाँ उसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। मैं कहूँगा संकेतवाचक विशेषण आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सर्वनामिक विशेषण मतलब जो सर्वनामों की तरह दिखते हैं, लेकिन संकेतवाचक वह विशेषण होते हैं जिसको मतलब किसी दूसरी वस्तु की ओर, जिसमें किसी दूसरी वस्तु की ओर संकेत किया गया होता है। ठीक है, इस प्रकार का विशेषण होता है। तो इनमें से इस पंक्ति में कौन सा विशेषण आता है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। साथियों तीसरा आता है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह शब्द लिखा है ना, ये सार्वनामिक विशेषण है ये, और जो संकेत भी कर रहा है कलम, यह कलम उठा दो, मतलब दूसरी वस्तु की ओर संकेत भी कर रहा है ना, यह कलम। तो साथियों ये सर्वनामिक विशेषण जो संकेतवाचक विशेषण, जो चौथा भेद है उसके दो नाम है, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इसमें सर्वनामिक विशेषण है, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। 138वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? ठीक है, अभी क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो साथियों ये गौरतलब है, आप गौर करने की बात है साथियों की रीतिवाचक, रीति का मतलब क्या होता है? एक विशेष प्रकार की शैली या एक विशेष प्रकार के ढंग से शब्दों को लिखना वाक्यों में, बस यही अर्थ है। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द जो है वो नहीं है। वो कौन सा है? शायद, अचानक, अभी अभी, निसंदेह। तो साथियों अभी अभी शब्द जो है, अभी अभी ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, ना कि रीतिवाचक में। ठीक है, बाकी शायद, अचानक, निसंदेह और धीरे धीरे, है ना, ऐसे शब्द, तेज, ऐसे शब्द साथियों जो आते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 139वें प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न बहुत आसान है। संयोजक और विभाजक अभ्यय के किस भेद अंदर के 2 भेद हैं? मतलब अभ्यय जो है वो 4-5 प्रकार के माने जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अभ्यय क्या है? अभ्यय है जो शब्दों में लिंग वचन कारक के आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभ्यय के 4 भेद माने जाते हैं मुख्य रूप से। पहला कौन सा? क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा? संबंध बोधक। तीसरा कौन सा? समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। हालांकि निपात को भी उसमें ही जोड़ दिया जाता है, वो समझाने की बात नहीं है। तो जहाँ पर संयोजक और विभाजक साथियों ये किस अभ्यय के भेद में आते हैं? ये 2 भेद। ठीक है साथियों, तो उत्तर लिखाऊंगा सीधा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है, ये संयोजक और विभाजक साथियों समुच्चय बोधक के ही 2 भेद हैं। आगे, ठीक है, आगे। और संयोजक और माफ करिएगा विभाजक, ये शब्द किस प्रकार से होते हैं? संयोजक में क्या क्या आता है? कौन से शब्द आते हैं? जैसे संयोजक की अगर हम बात करें साथियों, इसमें आता है और, ठीक है, और आता है, फिर आता है आगे तथा, एवं, ठीक है, ऐसे शब्द, एवं आता है, और उसके उपरांत यदि, पुनः, तथा, इसलिए, ऐसे शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, विभाजक में कौन से शब्द आते हैं ये भी पढ़ना जरूरी है। जैसे किंतु, परंतु, पर, ताकि, यद्यपि, तथापि। साथियों ये पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। संयोजक और विभाजक ये किस अभ्यय भेद के अंदर के 2 भेद हैं? तो ये समुच्चय बोधक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा और कहाँ लगता है, फिर किंतु, परंतु, ताकि, ऐसे शब्द कहाँ पर लगते हैं, ये आप जांच कर लीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा 140वां प्रश्न साथियों, उसको पढ़ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं उनका संबंध दूसरे वाक्य के साथ बताया जाता है। यह पंक्ति अभ्यय के किस भेद की है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। साथियों ये संबंध बोधक के अंदर आता है। 2 शब्द संज्ञा या जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, ठीक है, या फिर उनका संबंध दूसरे वाक्यों के साथ बताया जाता है, जब वो संबंध बोधक वाक्य या संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है साथियों, जो अभ्यय का ही भेद है। अभी हम चलते हैं 141वें प्रश्न पर। जी साथियों, 141वां प्रश्न, अतिथि शब्द का विलोम क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये भी। अतिथि शब्द, ठीक है, अतिथि शब्द का विलोम क्या होगा? तो साथियों ये तो पता ही है आपको, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आतिथ्य। ठीक है, आतिथ्य शब्द जो है ये अतिथि शब्द का विलोम है। ये बिल्कुल सही है, उत्तर आ गया। आगे है 142वां प्रश्न, कपीश या कपीश
एक प को छोटी की मात्रा है, एक कपिश और एक कपीश शब्द युग्म है। निम्नलिखित में से सही अर्थ युग्म कौन सा है इसका? तो शब्द युग्म का अर्थ सही युग्म बताना है। तो साथियों भूरा, हनुमान, बदामी, सुग्रीव, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये दोनों। भूरा भी होता है कपीश का मतलब, और कपीश का मतलब हनुमान भी होता है, और एक कपीश का मतलब बदामी भी होता है, और दूसरे का बदामी भी भूरे रंग का होता है ना, भूरा बादाम, तो वही कपीश वह सुग्रीव। ठीक है साथियों, बानर भी कहा जा सकता है। तो आगे 143वां प्रश्न साथियों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं हम। देखिए तनिक, समान अर्थक शब्द बताना है, मतलब एक ही अर्थ, तो इसका पर्यायवाची हमने ढूंढना है। इंदुर शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? चंद्रमा, चूहा, चुकंदर या सूर्य। तो साथियों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चूहा। ठीक है, इंदु शब्द का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, चांद। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं इंदुर की, तो उसका अर्थ होता है चूहा। 144वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से गजानन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गजानन साथियों पर्यायवाची पूछ रहा हूँ यहाँ पर, कौन सा नहीं है? तो साथियों सुधाकर। ठीक है, सुधाकर शब्द, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सुधाकर शब्द का पर्यायवाची अर्थ क्या है। ठीक है, गजानन का जो पर्यायवाची शब्द जहाँ पर नहीं बताने के लिए कहा गया था, जो नहीं है उस पर टिक लगाना था, सुधाकर। ठीक है साथियों, जो याद रखिएगा आप। ठीक है, तो सुधाकर का असली अर्थ क्या है, इसका पर्यायवाची अर्थ क्या है, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप। बाकी जो तीन ऑप्शन है, भवानी नंदन, एक दंत, द्विराज, ये गणेश या गजानन के ही पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त साथियों और भी बहुत सारे नाम आते हैं इसमें, गजानन, गणेश, वक्रतुंड, गिरजानंदन भी कहा जाता है गजानन को। ठीक है साथियों, तो सुधाकर का पर्यायवाची आप कमेंट सेक्शन में लिख मारिए। अभी 145वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। निम्नगा शब्द का समानार्थक क्या होगा? निम्नगा शब्द का पर्यायवाची या एक ही अर्थ, मतलब इसका सेम अर्थ बताना है। निम्नलिखित में चार ऑप्शनों में से वात, नदी, सलिल, अकरजा। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा निम्नगा शब्द का समानार्थक वो आएगा नदी। ठीक है, नदी आएगा, ये आप याद रखिएगा। अभी ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। और वात मतलब होता है पवन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नदी मतलब निम्नगा। अभी तीसरा है सलिल। सलिल का अर्थ क्या होता है साथियों? पानी, जलिल, माफ करिएगा, सलिल का अर्थ पानी और जल। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आकर्जा का अर्थ क्या होता है? जमुना। ठीक है साथियों, जमुना जो नदी है उसके लिए अकर्जा शब्द का प्रयोग भी करते हैं, कालिंदी का भी करते हैं, जो तो आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने। 146वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अनेकार्थिक नहीं है? सारंग शब्द साथियों बहुत बार प्रयोग होता है जी। सारंग शब्द का अनेकार्थिक जो नहीं है वो आएगा जमराज। जमराज वही जो मृत्यु का देवता माना जाता है ना, मृत्यु के बाद मतलब शरीर को लेने के लिए आता, आत्मा को लेने के लिए आता है वो, तो जमराज मतलब मृत्यु का देवता। लेकिन साथियों सारंग शब्द के अनेकार्थक शब्द पृथ्वी, श्री कृष्ण, खंजन आदि हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी सारंग के बहुत सारे अनेकार्थी हैं साथियों, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सारंग शब्द के और भी बहुत सारे अनेकार्थी हैं, जिसमें कौवा मतलब काग, जिसे हम क्रो कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बंदर, चंदन, घोड़ा, मेंढक, मृग, ये सभी शब्द जो हैं सारंग के ही माफ करिएगा अनेकार्थी माने जाते हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 147वां प्रश्न है आज का हमारा, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहा जाता है ये बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है, तो जो सही उत्तर आएगा साथियों वो आएगा माफ करिएगा अध्यत का। ठीक है, अध्यत का जे है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या आएगा इसका? अध्यत का। ठीक है साथियों, अभी अभिप्सा का क्या अर्थ होता है ये भी बता देता हूँ मैं। अभिप्सा का अर्थ होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्या बोला मैंने? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये आप याद रखिएगा आप, तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये होता है अभिप्सा का अर्थ। अभी ऊर्ध्वगामी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है
ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला। अधिकता का मतलब तो मैंने बता दिया, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। अब यह वड़वा नल, साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेना चाहिए। इसका अनेकार्थक शब्द क्या है, मतलब अनेक शब्द क्या आएंगे। वड़वा नल का अर्थ क्या होता है, समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं वड़वा नल। कभी कविताएं पढ़ी होंगी आप, तो उसमें वड़वा नल शब्द का प्रयोग होता है जो समुद्र में आग लगती है। ठीक है साथियों, ये तो हो गए हमारे 147 प्रश्न। अभी हम चलते हैं 148वें प्रश्न के ऊपर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मनुस्क्रिप्ट या मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोलते हैं इसको, का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो सही अर्थ है साथियों पांडुलिपि। प्राचीन कहानी नहीं होगा, अद्भुत लिपि नहीं होगा, ग्रंथा लिपि नहीं होगा, पांडुलिपि। पांडुलिपि वही जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी। ठीक है, पांडुलिपि होता है उसका अर्थ। आगे साथियों 149वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। विशेषाधिकार शब्द का इंग्लिश रूप क्या होगा। विशेषाधिकार बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, बहुत ही आसान। विशेषाधिकार का शब्द का इंग्लिश रूप क्या होगा, प्रिविलेज। क्या होगा, प्रिविलेज। ठीक है, प्रिविलेज। तो साथियों ऑर्डिनेंस का क्या होता है, अध्यादेश, आपको पता होगा। प्लेंटिफ का क्या होता है, वादी। क्या होता है, वादी। ये याद रखिएगा आप, कादी नहीं वादी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आगे प्रोटोकॉल का क्या अर्थ होता है। प्रोटोकॉल का होता है नवाचार। ठीक है, नवाचार, माफ़ करिएगा नवाचार लिख दिया मैंने, नवाचार। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार ऑप्शनों में हम नहीं पढ़ते हैं इसको। तो ना हो सकने वाला कार्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ना हो सकने वाला कार्य कौन सा होता है, तो साथियों सही उत्तर है अशक्य। ठीक है, अशक्य, ये किस ना हो सकने वाले कार्य को कहते हैं अशक्य। ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन। अभी आगत पितिका का क्या अर्थ है, जहाँ पर आगत पितिका, माफ़ करिएगा पतिका, आगत पतिका। तो साथियों इसका अर्थ होता है जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। जिसका पति प्रदेश से लौटा, उसको बोलते हैं आगत पतिका। आगे जो शब्द है तीसरा, जिसका मैंने बता दिया इप्सित, माफ़ करिएगा इप्सित। इसका क्या अर्थ है, जिसकी इच्छा की गई हो। ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो, इसको कहते हैं इप्सित। ठीक है, आगे क्या है, अवध्य, जो वध करने योग्य ना हो। अवध्य जो बिल्कुल आसान था। तो ये मैंने ऑप्शन भी साथ में बताए लास्ट वाले दो प्रश्नों के। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ व्याकरण के आधार पर, हिंदी मास्टर कैडर के आधार पर, यूजी नेट के आधार पर, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, नए नए क्या क्या है ना अभी बचा हुआ है। शब्द शक्ति के ऊपर वीडियो हमारी बची हुई है, वो भी आनी बाकी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।